डिफरेंस पढ़ेंगे। डिफरेंस इम्पोर्टेंट है भाई। क्या क्या डिफरेंस किस में? ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो जीरो भी हो सकता है, 1/n मतलब फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और ये आपका कोई वोल नंबर में भी हो सकता है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की भी रिएक्शन होती हैं। दूसरा पॉइंट मोलिकुलरिटी का, मोलिकुलरिटी रिएक्शन की कभी जीरो नहीं होगी, ना फ्रैक्शनल होती है। तो मोलिकुलरिटी हमेशा किस में होगी? वोल नंबर में होगी बेटा। तो मैं लिखूंगा molecularity of reaction is always in whole number. It is not zero or fractional. मोलिकुलरिटी हमेशा किसी भी रिएक्शन की वोल नंबर में होगी, ये जीरो और फ्रैक्शनल नहीं होती। यानी कि मोलिक्यूल तो होंगे ना कुछ, या तो एक होगा या दो होगा मोलिकुलरिटी में, या तीन होगी। जैसे किसी में एक मोलिक्यूल है तो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं अगर मोलिकुलरिटी की बात चले तो। अगर दो मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं तो बाई मोलिकुलर बोलते हैं। तो ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल में भी हो सकता है, वोल नंबर में भी हो सकता है, बट मोलिकुलरिटी हमेशा वोल नंबर में होगी, ये जीरो या फ्रैक्शनल में नहीं होगी। सेकेंड डिफरेंस होगी। थर्ड डिफरेंस पे चलते हैं हम। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट आ गया, ऑर्डर को ना हम रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते किसी रिएक्शन का ऑर्डर। ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। रिएक्शन का ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है, बट नॉट थ्योरेटिकली। किसी रिएक्शन को देख के हम उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, बट यहां हम क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल को सिर्फ हम जोड़ सकते हैं। मतलब ऐसे कहेंगे, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसकी जो मोलिकुलरिटी होगी ना, वही रिएक्शन की ओवरऑल मोलिकुलरिटी होती है। यानी कि मोलिकुलरिटी किसकी देखी जाती है इसमें? मोलिकुलरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज ओवरऑल मोलिकुलरिटी। फोर्थ पॉइंट हो गया। मतलब स्लोवेस्ट स्टेप की जो मोलिकुलरिटी होती है वही ओवरऑल मोलिकुलरिटी होती है। फोर्थ पॉइंट है, ऑर्डर को हम एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए भी देख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी देख सकते हैं। मतलब दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है कौन है? ऑर्डर। तो मैं लिखूंगा ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। बट जो मोलिकुलरिटी होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो सिग्निफिकेंस। मोलिकुलरिटी जो होगी ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जो एक से ज़्यादा स्टेप में होते हैं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हमें सिर्फ क्या देखना होता है? स्लोवेस्ट
स्टेप देखना होता है, स्लोवेस्ट स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वही रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। यानी कि कम्प्लेक्स रिएक्शन में ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी ना वही रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो ये थे बेटा आपके ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस। आगे बढ़ाते हैं हम अपना टॉपिक। इसके बाद जो टॉपिक है बेटा वो है, हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, और बोर्ड एग्जाम में इसकी सीधी सीधी डेरिवेशन आती है। देखो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। देखो होती क्या है, एक बार इसको समझेंगे। पहले इंटीग्रेशन हम करते हैं, रेट ला इक्वेशन आप पढ़ के ही आए हो। तो क्या होता है कि भाई अगर हमें किसी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना है, किसी रिएक्शन का हमें क्या डिटरमाइन करना है, रेट डिटरमाइन करना है। रेट कौन सा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट हम किसी रिएक्शन का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट होती क्या है। देखो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, किसी पार्टिकुलर टाइम के ऊपर हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। जैसे ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। जैसे जब मेजरमेंट आपको कराई थी, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर आप क्या करते हो, टेंजेंट ने ड्रा करते हो, और फिर क्या करते हो, स्लोप से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो। जो ये स्लोप आया ना, स्लोप किसके इक्वल होता है बेटा? टेंजेंट थीटा के इक्वल, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो स्लोप से हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। बट जो ये मेथड है ना रेट ऑफ रिएक्शन का निकालने का, एंड व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये जो मेथड है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का, ये इनकन्वीनियंट है, मतलब आसानी से नहीं होता। और एक इसमें एरर भी आता है, मतलब एक्सपेरिमेंटल एरर इसमें आते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो ये तो समझाने के लिए बताया है, ये आपको इसमें नहीं लिखना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या करूँगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, एक इक्वेशन बनाऊँगा। हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव करेंगे। इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या होगा, देखो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, अलग अलग टाइम के ऊपर जो डिफरेंट कंसंट्रेशन होंगी ना रिएक्टेंट की, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसमें हम वैल्यू पुट करके डायरेक्ट रेट कांस्टेंट या रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। मतलब हम एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली, मतलब जो हमें ऐसे नहीं करना पड़ेगा बार बार एक्सपेरिमेंटली, एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसमें सिर्फ आप अलग अलग कंसंट्रेशन पे, सॉरी अलग अलग टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, दोबारा समझ लो, अलग अलग टाइम पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी ना, उसकी वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट या रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो शुरू करें हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये तो सब आपको समझाने के लिए बताया था। तो शुरू हम करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। स्टार्ट करते हैं बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब जैसे आपके सिलेबस में, प्लस टू के सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो पहले मैं आपको जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूं। फर्स्ट है आपका जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब देखो भाई, सपोज ये ए कोई रिएक्टेंट है, ये किस में बदलता है, प्रोडक्ट में बदलता है। ए क्या है बेटा, कोई भी, ए इज एनी रिएक्टेंट। और मैं अगर ये कह दूं कि
जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, t क्या है यहाँ पे, t टाइम है, 0 टाइम पे, 0 टाइम का मतलब है ये इसमें बदलना शुरू नहीं हुआ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना शुरू नहीं हुआ, तो मैं जो ए की कंसंट्रेशन लिख रहा हूँ ना वो ए नोट है। ए नोट क्या है इसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब शुरू की कंसंट्रेशन, जब आपने रिएक्शन शुरू नहीं करवाई तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए की ए नोट में कह रहा हूं। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी मतलब रिएक्शन शुरू हो चुकी है, फिर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ए बच गई, यानी कुछ समय रिएक्शन हुई तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी बच गई, ए बच गई। यहां तक बात क्लियर होगी, यानी कि ये ए रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में बदलेगा। शुरू में जब टाइम टी 0 है, रिएक्शन शुरू नहीं हुई, तो इसकी कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की किसके इक्वल होगी, ए नोट। ए नोट क्या है, मतलब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग अमाउंट, और कुछ समय बाद जब बीत गया तो इसकी कंसंट्रेशन ए बच गई, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इतनी होगी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम रेट लॉ लिखेंगे भाई। रेट लॉ लिखते कैसे हैं, रेट लॉ इक्वेशन है, उसको हम ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के, और देखो ए यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो, बी है, कोई कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, सी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और इसकी पावर में मैं ऑर्डर लिखूंगा। ऑर्डर कितना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, एन नहीं लिखते हम, तो ये रेट लॉ इक्वेशन है बेटा आपकी। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ये रिएक्टेंट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है, इसकी ऑर्डर कितना है, 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब किसी भी रिएक्शन का रेट होता है क्या बेटा, रेट को हम लिखते हैं dx/dt, ऐसे लिखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ये तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लिखते नहीं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या होता है, डिक्रीज। तो यहाँ पे मैं रेट की जगह क्या लिखूंगा, -dA/dt। ये तो रेट को लिखने का तरीका है। माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट की अमाउंट टाइम के साथ क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। मैं किसके इक्वल लिखूंगा, के इक्वल लिखूंगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 0, और पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dA डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन है, इज इक्वल टू -kdt। देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और साइन मैंने चेंज कर दिया, ये -kdt लिख दिया, ये डिफरेंशियल फॉर्म, ये आपके पास डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा, जो ये इक्वेशन आपके पास आई है इसका इंटीग्रेशन मैं कर दूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया। मैंने लिखा था कि जो dA है इज इक्वल टू -kdt। मैंने लिखा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब बेटा इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं, डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। और ये सिंबल किसका होता है, इंटीग्रेशन का होता है। तो इंटीग्रेशन हमने किया किसका, ए का, दैट इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ले लिया, के कांस्टेंट है उसको भी बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर, dt की इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो देखो मैंने दोनों तरफ इस इक्वेशन के ना, ये इक्वेशन जो थी मैंने दोनों तरफ इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन मैंने कर दिया बोथ साइड। अब देखो बेटा इंटीग्रेशन अगर हमने किया है तो इसकी लिमिट लेके चलेंगे। लिमिट आपको जैसे स्टार्टिंग में बताई थी कि देखो इस ए की कंसंट्रेशन ए नोट है, ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, कब, देखो ये टाइम है, जब टाइम कितना हो 0, और टी टाइम पे कंसंट्रेशन इसकी कितनी हो गई थी, ए हो गई थी। देखो स्टार्टिंग में बताया था कि ए रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदला, स्टार्टिंग में इसकी कंसंट्रेशन टी टाइम 0 है तो ए नोट बताई थी, और कुछ समय के बाद इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, इसकी कंसंट्रेशन ए हो जाती है। तो मैंने लिमिट अप्लाई कर दी इसके ऊपर, लिमिट अप्लाई कर दी, ये स्टार्टिंग की अमाउंट है 0 टाइम पे, और टी टाइम पे इसकी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी होगी, ए हो जाती है। तो इंटीग्रेशन हम करते हैं, इंटीग्रेशन देखो ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो ये डिफरेंशियल है, इंटीग्रेशन इसको कैंसिल कर देगा, ये इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशियल कैंसिल हो गया। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो रूल क्या है बेटा, ये जो अपर लिमिट है ना, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं। ये जैसे अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो इसमें से माइनस करते हैं।
तो अपर लिमिट क्या है इसकी, देखो डिफरेंशियल तो इसे इंटीग्रेशन ने खत्म कर दिया। इंटीग्रेशन हम करते हैं डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए हैं, तो मैं लिखूंगा अपर लिमिट होगी ए और लोअर लिमिट क्या है ए नॉट है। ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि मोलर कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करी जाए। तो ए माइनस ए नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ये माइनस के है, टी अपर लिमिट होगी और लोअर लिमिट इसकी क्या है माइनस 0। ऐसे हम लिख सकते हैं। दोबारा समझ लो, इसका इंटीग्रेशन कर दिया डिफरेंशियल फॉर्म में। डिफरेंशियल फॉर्म में जो इक्वेशन है, इंटीग्रेशन इसको डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए बेटा, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से खत्म हो जाता है। तो ये कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर लिया। ये आपके पास इक्वेशन है ए इज इक्वल ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। यहाँ से क्या बच गया बेटा, के टी बच गया। अब आप देखोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, माइनस के टी। ये ए नॉट माइनस का ही इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैं इसके लिखूंगा ए नॉट। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देख लेना, ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई। आगे मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूंगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है अभी मैं समझाऊंगा। अब देखो भाई, ये ए क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की कुछ समय के बाद, और ए नॉट क्या है, स्टार्टिंग में जब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी तो वो है ये। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट अगर निकालना हो तो मैं लिखूंगा के टी इज इक्वल टू, ये माइनस का था इधर गया तो प्लस का ले गया इसको, तो ये होगा ए नॉट माइनस ए। देखो क्या किया, ये माइनस के टी है, इसको इक्वल इधर लेके गए तो हम साइन चेंज कर दे बेटा। तो ये ए प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये ए नॉट क्या है, प्लस का है। तो ये देखो आप यहाँ से के क्या है, रेट कांस्टेंट है, टी क्या है, टाइम है, ए नॉट क्या है जब टाइम 0 है मतलब स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन, और ए क्या है कुछ समय के बाद की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से मैं के निकाल सकता हूँ, रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 1/t। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा ए नॉट माइनस ए, और ए नॉट क्या है, स्टार्टिंग की इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इस इक्वेशन से, ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। और टी क्या है, टाइम है। ए नॉट क्या है इसमें, ए नॉट है इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जब टाइम क्या है, टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, और ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। एक बार देख लो इसको, दोबारा समझा दूंगा मैं इसको अच्छे से, आप इसको देखो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो मैं बाद में आपको इसके सबके इकट्ठे पेज की फोटो आपको ग्रुप में डाल दूंगा। ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बन जाती है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब आगे बढ़ाएं इसी को, एक बार दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख सकते हो। ये पेज था, देखो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मेरे को इंटीग्रेशन करना। मैं कह रहा था कि ये इसमें रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में बदला। मैं कह रहा हूँ कि टाइम टी इज इक्वल टू 0 हो तो एक ही कंसंट्रेशन और रेट के इक्वल है, और कुछ समय बीत गया, मान लिया 5 या 10 मिनट बीत गए, तो इसकी कंसंट्रेशन एक ही कितनी होगी, ए हो गई। कितने टाइम पे, टी टाइम, कोई भी टी टाइम है ये, 5-10 मिनट कुछ भी होगी। तो अब रेट ला हम कैसे लिखते हैं, रेट ला मैंने आपको डिफाइन किया, रेट ला होती क्या है। तो रेट ला में हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, और ये ए तो रिएक्टेंट है आपके पास, ये इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 0, तो किसी की पावर 0 तो वैल्यू 1। तो ये माइनस रेट की जगह मैंने क्या लिखा, माइनस डी/dt, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो ऐसे लिखते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। माइनस साइन इसलिए लगाया है ताकि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज हो रही है। इसको लिख दिया के इक्वल, क्योंकि इसकी वैल्यू ए की पावर 0 है तो वैल्यू 1। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी ए इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन इसके साथ मैंने चेंज कर दिया। अब ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में, मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ। ये देखो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन हम किया क्यों, ताकि इसको डिफरेंशियल फॉर्म को खत्म किया जा सके। ये डिफरेंशियल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन, और लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट कैसे, 0 टाइम पे, देखो टाइम है ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम है ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की।
तो 0 टाइम पे ए नॉट कंसंट्रेशन हो, तो मैंने पीछे बताई आपको पिछले पेज पे, और जब टी टाइम हो गया तो कंसंट्रेशन ए हो गया। तो डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, ए होता है। और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस, इसमें भी अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट क्या है 0 है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दिया, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी बच गया। अब इसको रीअरेंज कर दिया मैंने, इस ए नॉट को मैं इधर ले गया तो इसकी वैल्यू होगी प्लस की। ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आगे मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर दिया, के टी को इधर ले गया, ए नॉट माइनस ए, तो यहाँ से मैं रेट कांस्टेंट निकाल सकता हूँ। ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गई, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, विशेषताएं समझना ध्यान से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में से पूछ लेते हैं, या बोर्ड में सीधा सीधा ये पूछा जाता है। कई बार बोर्ड में से क्वेश्चन आया है कि एक्सप्रेस द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या एक्सप्रेस द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या है, आप देखोगे। फर्स्ट है, जैसे आप देखोगे मैंने यहां पे लिखा था a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, पीछे लिखा था मैंने, आप चेक कर सकते हो। ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, ग्राफिकली आप चेक कर सकते हो। दिस इक्वेशन इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देखो हम लिखते हैं y स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो y एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की A। ग्राफिकली अगर आप इसको प्लॉट करना चाहो तो प्लॉट कर सकते हो। y एक्सिस पे क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की कितनी, A, कुछ समय के बाद। और x एक्सिस पे आप देखोगे कि क्या है, ये m है स्लोप, m क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। और x एक्सिस पे आपने क्या लिया, टाइम लिया। अब स्लोप आपको सीधा सीधा दिख रहा है, स्लोप m की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू क्या है, माइनस के है, यानी कि नेगेटिव स्लोप आएगा। और जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, a नोट है, जो कि इंटरसेप्ट आएगा। यानी कि आप देखोगे कि जो इसमें स्लोप रहेगा, स्लोप कैसा होगा बेटा, नेगेटिव स्लोप होगा। और स्लोप की वैल्यू क्या होगी, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के, या हम के कहेंगे, रेट कांस्टेंट कहना हो तो नेगेटिव स्लोप, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसमें स्लोप की क्या वैल्यू है, माइनस के। यानी कि अगर आपको के की वैल्यू पता है ना तो स्लोप निकाल सकते हैं, यानी कि स्लोप से रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, या के इज इक्वल टू नेगेटिव स्लोप ऑफ लाइन। अब देखो जी, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया है, देखो ये वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया है, ये एक्स हो गया इस पे टाइम, और ये है स्लोप की वैल्यू। एम क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, और स्लोप की क्या वैल्यू है, माइनस के। तो मैं लिख रहा हूँ, ये जो स्लोप आया आपके पास, तो स्लोप किसके इक्वल होता है, आपको बताया, स्लोप टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। और ये है आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यू, यानी कि वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी इंटरसेप्ट की वो कितनी होगी, ए नोट होगी। इस स्लोप को बड़ी अच्छे से आप पढ़ के आए हो, +1 से भी पढ़ते आ रहे हो। यानी कि जो ये इक्वेशन है ना, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इस ग्राफ से हम ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है भाई विशेषताएं, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे, जीरो ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, समझ लो ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होता। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं है। आप ग्राफिकली भी इसको चेक कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्लॉट करूँ मैं रेट और कंसंट्रेशन का रिलेशनशिप, तो देखो मैंने अभी लिखा था, जैसे मान लिया ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट में बदला, तो मैं जीरो ऑर्डर के लिए कैसे लिखूंगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0, यानी कि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना रेट। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर ऐसा होता है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी विच इज पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। यानी कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ये एक पैरेलल लाइन आई है
विच इज पैरेलल टू कंसंट्रेशन एक्सिस। जिस इस ग्राफ से हमें देखने से क्या पता लग रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन में इसकी पावर क्या है बेटा, जीरो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। दूसरी विशेषता होगी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे चलते हैं, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, आधा समय, T1/2। T1/2 हाफ लाइफ टाइम होता क्या है? हाफ लाइफ टाइम वो समय है जितने समय में रिएक्टेंट की अमाउंट हाफ बच जाए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, ये कोई रिएक्टेंट है A और ये प्रोडक्ट में बदलता है, तो हाफ लाइफ टाइम उसको बोला जा रहा है जितने समय में रिएक्टेंट की अमाउंट, इसकी जितनी भी अमाउंट आपने ली, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 ग्राम ली या 1 मोल ली, जितने समय में, जितने टाइम में, उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम में रिएक्टेंट की अमाउंट आधी बच जाए स्टार्टिंग अमाउंट की, जितने टाइम में रिएक्टेंट की स्टार्टिंग अमाउंट का हाफ बच जाए, उतने टाइम को हाफ लाइफ टाइम बोला जाता है। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा? टाइम इन विच हाफ ऑफ रिएक्टेंट, हाफ ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, जिसमें हाफ रिएक्टेंट या आधा रिएक्टेंट क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए, उस उतने समय को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं जितने टाइम में रिएक्टेंट हाफ बच जाए, उतने टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम बोलेंगे। देखो मैंने आपको रेट कांस्टेंट के लिए भी फार्मूला लिखा था, अभी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, K इज इक्वल टू 1/, इक्वल टू से, ऐसे लिखा था ये फार्मूला। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का था, K के साथ टाइम मल्टीप्लाई, तो मैं लिखूंगा K इज इक्वल टू 1/T A0 माइनस A। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये आफ्टर टाइम T, आफ्टर टाइम T। अब समझने वाली बात है, मैं कह रहा हूं कि जब टाइम कितना हो जाए, हाफ हो जाए, टाइम कितना हो जाए, हाफ, मतलब जितने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ बच जाए। अगर T कितना हो गया, मैं कह रहा हूं T इज इक्वल टू T1/2, तो जो ये A होगा ना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी बच जाएगी? A0/2। ये समझने वाली बात है। यानी कि जब टाइम हाफ हो जाए, जितने समय में रिएक्टेंट हाफ रिएक्ट हो जाए, जितने टाइम में रिएक्टेंट हाफ रिएक्ट हो जाए, वो तो टाइम मैंने हाफ पुट कर दिया, तो उतने समय में जो रिएक्टेंट था ना आपका शुरू के अमाउंट का, उसका हाफ बच जाएगा। तो A की वैल्यू क्या पुट करूंगा? A0/2। तो यहाँ पे मैं क्या वैल्यू पुट कर दूंगा? A की A0/2 वैल्यू पुट कर दूं, तो K इज इक्वल टू, सॉरी टाइम को मैं इधर लेगा, T1/2 इज इक्वल टू, ये K इधर आ गया तो 1/K, और मैं लिखूंगा इसको A0 स्टार्टिंग अमाउंट माइनस A0/2। ये आ गया आपके पास। इधर से क्या बचा बेटा? T1/2 1/K, और ये क्या बच गया इधर? A0/2 बच गया। तो यहां से आपके पास क्या आया? नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। तो हाफ लाइफ टाइम आपके पास क्या आई? A0/2K आ गया, A0/2K। ये किसके लिए है बेटा? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है। यानी कि अब देखो, जो ये हाफ लाइफ टाइम है, ये तो कांस्टेंट है कि हाफ लाइफ टाइम A0 क्या है? रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब जो हाफ लाइफ टाइम है, हाफ लाइफ टाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नोट में देखना, हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नोट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखो ये एक फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं आ गई, फ्रैक्शन ऑफ टाइम नहीं आ गया, T1/2। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि T1/3, टाइम 2/3, टाइम 3/4, कितना ये T1/3 टाइम है, T2/3 टाइम है, 3/4 टाइम है। तो ये तो हाफ लाइफ टाइम है आपके सिलेबस में। तो T1/3 भी हो सकता है, T2/3 भी हो सकता है, यानी कि वो टाइम जितने समय में रिएक्टेंट 2/3 रिएक्ट हो जाए, उतने समय में, जितने समय में रिएक्टेंट 2/3 रिएक्ट हो जाए, 3/4 रिएक्ट हो जाए, तो ऐसे हम बोल सकते हैं इसको। तो हाफ लाइफ टाइम है आपके सिलेबस में। तो हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? शुरू की कंसंट्रेशन के। ग्राफिकली अगर आप प्लॉट करो ना, तो ग्राफ को देख के बता सकते हो किस ऑर्डर की रिएक्शन है। देखो बेटा, आपको ग्राफ इस तरह का y = mx, इस तरह का ग्राफ इसमें बनेगा, यानी कि y एक्सिस पे मैंने टाइम को प्लॉट किया, t हाफ लाइफ, और x एक्सिस पे मैंने कंसंट्रेशन ली किसकी? रिएक्टेंट की। तो जो स्लोप की वैल्यू है, यानी कि हाफ लाइफ टाइम इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो आप ग्राफ देखोगे इसमें ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और स्लोप की क्या वैल्यू होगी? स्लोप की वैल्यू ये बच जाती है आपके पास 1/2k। तो हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में ये जीरो ऑर्डर के लिए इस तरह का आपको ग्राफ दिखेगा। यहाँ से बनाया मैंने ग्राफ, यहाँ से बनाया है हाफ लाइफ टाइम, y = mx, m आपके पास स्लोप है, तो y एक्सिस पे हाफ लाइफ टाइम, x एक्सिस पे क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और इसमें इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? 0 है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है ग्राफ। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई हैं किसकी? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। अगर आपको कोई ये पूछ ले कि वो टाइम निकाल लो जितने समय में रिएक्टेंट आपके पास, मतलब जब रिएक्शन पूरी हो जाए, यानी कि मैं कह रहा हूँ टाइम टेकन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट। मतलब वो तो हाफ लाइफ टाइम था। अब कह रहा हूं कि जब रिएक्शन पूरी हो जाए तो उसके लिए टी कितना होगा? तो मैं ये नहीं कहूँगा T 100%। तो उस दौरान बेटा जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो ए की वैल्यू की जो ए कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0, मतलब खत्म हो गया ना, ये तो बचा ही नहीं। तो मैं उस दौरान क्या लिखूंगा? K = 1/T A0 - A। और जब रिएक्शन खत्म होगी तो ये तो बचा ही नहीं आपके पास, तो मैं लिखूंगा K = यहाँ से क्या लिखोगे? A0/T लिखोगे, या मैं लिख सकता हूँ T 100% = A0/K, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये तो एक्स्ट्रा बताया बेटा, यहाँ तक आपको देखना है, ये करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो यहाँ तक आपको करना है। तो आज के लेक्चर में हमने सीखा है कि इंटीग्रेशन, आज के लेक्चर में पहले तो हमने सीखा कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने सीखा कि इंटीग्रेशन हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, क्योंकि बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हो उसमें एरर आता है। तो इसलिए क्या किया गया, ऐसी इक्वेशन बनाई गई हैं जिसमें आप डायरेक्ट अलग अलग टाइम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पुट करके रिएक्शन में रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो या रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हो। दोबारा देख लो आज हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले हमने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस पढ़ा है। डेफिनेशन होगी सम ऑफ एक्सपोनेंट या पावर, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आए या मॉलिक्यूल, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वोल नंबर में भी हो सकता है, इवन जीरो भी हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा वोल नंबर में रहेगी। ऑर्डर किसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जा सकता है, थ्योरेटिकल हम देख के नहीं बता सकते रिएक्शन को। मॉलिक्यूलरिटी में क्या करते हैं, जो रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप होता है ना, वही रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन के भी लिए एप्लीकेबल है और कम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है, बट जो मॉलिक्यूलरिटी है कम्प्लेक्स रिएक्शन की, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, जो कम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी होती है और वही रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होता है। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ा था, यानी कि डिफरेंशियल फॉर्म में जो आपके पास इक्वेशन थी
अब तक जो आप पढ़ रहे थे उसके इंटीग्रेशन आपने किया और कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा कि ये कोई रिएक्टेंट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन कराएं। ए इज ए रिएक्टेंट, टी टाइम जब टी इज इक्वल टू जीरो मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट है, कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन ए हो जाती है। तो रेट ला कैसे लिखते हैं, तो शुरू से ही सिखाता आ रहा हूं मैं, रेट इज इक्वल टू के, ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है क्योंकि जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं। तो रेट को कैसे लिखते हैं बेटा, कंसंट्रेशन बाय टाइम, और नेगेटिव साइन क्यों लगाया, रिएक्टेंट है भाई, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होता है, ए नो इसकी पावर जीरो है तो के बच गया। तो मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन इंटरचेंज कर दिए। अब इस इक्वेशन का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, इसका इंटीग्रेशन किया तो डिफरेंशियल फॉर्म में है, इंटीग्रेशन इसको कैंसिल कर देगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम करते हैं, माइनस के टी माइनस जीरो, ये आपके पास आ गया। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया है, ठीक है। एम यहाँ पे ये बताया है कि माइनस के स्लोप के इक्वल है, तो रेट कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बच गया। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और कुछ समय के बाद की जो कंसंट्रेशन, इनिशियल कुछ समय के बाद कंसंट्रेशन, और वो समय कितना है, जितने समय में कंसंट्रेशन ए हो गई वो टाइम टी है। इस फार्मूले में डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करके रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं और यहाँ से ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे मैं सिखाऊंगा इक्वेशन से ऑर्डर भी निकाला जा सकता है रिएक्शन का। उसके बाद आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं जीरो ऑर्डर की। एक ये फार्मूला पीछे लिखा था मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नोट, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, ये वाई एक्सिस पे हो गया आपका कंसंट्रेशन ए की, और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम है। तो स्लोप की वैल्यू क्या है इसमें, एम स्लोप होता है बेटा, स्लोप की वैल्यू है माइनस के, या के किसके इक्वल है, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि देखो स्लोप ऊपर से नीचे आ रहा है लाइन, तो नेगेटिव स्लोप है। तीसरा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, जीरो ऑर्डर का जो रेट है, क्योंकि देखो मैंने बताया है रिएक्टेंट जो है, हम ऐसे लिखते हैं रेट ला, कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी कि रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तभी तो एक पैरेलल लाइन आई ना, नहीं तो या तो ओरिजिन से शुरू होती, मतलब ऐसा कुछ होता किसी तरह का ग्राफ आता। अब कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो एक पैरेलल लाइन आ गई कंसंट्रेशन एक्सिस की। और तीसरा आपको बताया, लास्ट इसमें बताया आपको हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम बताया है। हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, जितने टाइम में रिएक्टेंट हाफ बच जाए, जितने टाइम में रिएक्टेंट हाफ बच जाए शुरू की अमाउंट का, तो टाइम कितना बेटा, हाफ लाइफ टाइम, टी कितना 1/2, और कितने समय में रिएक्टेंट कितना बच जाए, शुरू के अमाउंट का हाफ। तो ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, तो शुरू के अमाउंट का हाफ पुट करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे ए की जगह आप वैल्यू पुट कर दो। तो टी कितना है 1/2, के इधर हम लेंगे इसको, तो ए नोट माइनस ए नोट बाई 2, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, हाफ लाइफ टाइम निकाल देंगे। हाफ लाइफ टाइम किसके इक्वल है भाई, हाफ लाइफ टाइम आ गया ए नोट बाई के। अगर आप प्लॉट करेंगे हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन, स्लोप की क्या वैल्यू आई 1/2 के। तो देखो बेटा इसके बाद हम